कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इकोनॉमी की क्लासेस देखी थी उसमें जो एक्सचेंज रेट था, चाहे प्रबंधकीय लचीली दर हो या फिर अपने आप में नॉर्मल सी लचीली दर हो या स्थिर लचीली दर हो, उन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। और स्पेशली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या पूछ सकता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लचीली दर अपने आप में प्रचलित है, यानी उन तीनों में से, ठीक है। आप देखोगे इंडिया में प्रबंधकीय लचीली दर ज़्यादा रूप से चलती है, क्योंकि देखो स्थिर लचीली दर यानी टोटल हम लोग उसको फिक्स्ड कर दें तो भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, टोटल मार्केट के भरोसे छोड़ दें तब भी जो बहुत ज़्यादा हमें फायदा नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर देखना पड़ता है कि बच्चों कुछ ऐसा हो जो टोटली मार्केट के भरोसे भी ना हो, टोटली उसमें स्थिर भी ना हो, यानी कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार का रूट देखना पड़ता है, बैलेंस से अप्रोच चलानी पड़ती है। इसीलिए हमने जो जनरली हमने चूज किया है रास्ता, वो कौन सा है अपने आप में भारत में, वो है स्पेशली प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर, जहां सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और मार्केट दोनों का अपने आप पे क्या चलता है, बैलेंस सिस्टम चलता है, ठीक है। आज हम लोग एक लास्ट विनिमय दर आपकी बची है, उसके बाद मैं आपको रुपये की परिवर्तनशीलता पढ़ाऊंगा, परिवर्तनीय। तो हेडिंग लिखो आप, प्रभावी विनिमय दर, लास्ट है, ठीक है। प्रभावी विनिमय दर, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये कुछ नहीं है बच्चों, प्रभावी विनिमय दर का सीधा सीधा मतलब है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी जो हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, उन प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट है, चाहे हम आयात करें या निर्यात करें, उस जो एक्सचेंज रेट है उसका हम भारित देखते हैं, वेटेज देखते हैं, वेट देखते हैं उसका, ठीक है। तो अपने आप में एक भारित औसत यानी एवरेज निकालते हैं। अब आप कैसे कहोगे, सपोज देखो इसको पहले ऐसे समझना है, ठीक है। सपोज $1 जो है अपने आप में 50 रुपए के इक्वल आ गया, ठीक है, सपोज। और सपोज कोई एक पाउंड है, एक पाउंड लिखते हैं सपोज, ठीक है, वो ₹40 के इक्वल आया। सपोज एक स्टर्लिंग आ गया, वो ₹45 के इक्वल आया। तो हम प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ देखेंगे, हम देखेंगे उसके बाद कि हमारा जो अपने आप में रुपया है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, और इनका भारित एवरेज देखेंगे। हम एवरेज देखेंगे ओवरऑल कि तीनों का हम चेक करें तो एक भारित एवरेज निकलता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये भारित एवरेज है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इनमें से कौन से एक्सचेंज रेट विनिमय दर में हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के भारित व्यय यानी अपने आप में भारित औसत को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज रेट तय करते हैं, तो प्रभावी विनिमय दर होगा, ठीक है। तो लिखो, हमेशा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है बच्चों सब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे प्रभावी विनिमय दर या सबसे अधिक अच्छा सूचकांक माना जाता है इसको, ठीक है। लिखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा अंतरराष्ट्रीय, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा सूचकांक एक्सचेंज रेट का, ठीक है, सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, इसको लोग कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपली आपको क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि प्रभावी विनिमय दर जो होगा, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा, वो क्या होगा, किसी भी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्रों की मुद्राओं की विनिमय दरों का भारित व्यय, ठीक है। तो लिखो, किसी भी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्रों की, किसी भी राष्ट्र के, जैसे इंडिया है, ठीक है, ब्रैकेट में इंडिया लिखना, लाइक किसी भी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार होते हैं ना, मुख्य व्यापारी जिनके साथ मेनली ट्रेड होता है, व्यापारिक साझेदार, ठीक है। तो कोई भी कंट्री है उसके जो अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार होते हैं, उन साझेदार राष्ट्रों की मुद्राओं की विनिमय दरों का भारित औसत, ठीक है, साझेदार राष्ट्रों की मुद्रा का भारित औसत, ठीक है, भारित यानी वेटेज, वेट जो होगा, ठीक है, औसत यानी अपने आप में एक वेट एवरेज होगा कि वेटेज होगा उसका कि भारित औसत कितना है, ठीक है। विनिमय दरों का, राष्ट्रों की मुद्रा का विनिमय दरों का, लिखो, राष्ट्रों की मुद्रा की विनिमय दरों का, एक्सचेंज रेट का विनिमय दरों का भारित औसत, ठीक है। तो अपने आप में जो इस टाइप से निकलेगा, मैंने वही कहा ना, $1.50, एक स्टर्लिंग, ये एक वो, हम ओवरऑल एवरेज निकाल लेंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से इसको सबसे सही माना जाता है, ये ध्यान रखना। और जैसे सपोज देखो, हमने कहीं पे निर्यात किया, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, ठीक है, हमने निर्यात किया सपोज $200 का,
$200 का निर्यात किया हमें, यानी हम निर्यात कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर क्या होगा, हमारे यहां डॉलर की पूर्ति होगी। सप्लाई ऑफ डॉलर लिखो, सप्लाई ऑफ डॉलर। अब सप्लाई ऑफ डॉलर यानी हमें विदेशी मुद्रा मिल रही, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। और हमने जो किया, निर्यात की जगह हमने क्या कर दिया, आयात किया, यानी जो विदेशों से हमने चीजें मंगाई, यानी आयात किया हमने $100 का। सपोज आयात हमने क्या किया, $100 का किया, यानी इससे कम का किया, तो डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ेगी। ठीक है, तो आयात हमने किया लगभग रुपए $100 के इक्वल का आयात किया, तो इससे क्या होगा, डिमांड ऑफ डॉलर। डिमांड ऑफ डॉलर क्यों, क्योंकि जब अगर आप किसी चीज को बाहर से मंगाओगे तो आप अपने रुपये तो दोगे नहीं उसको, आपको तो डॉलर ही देना पड़ेगा ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तो वो है। आपने निर्यात ज्यादा का किया, यानी आपने दूसरे देश को भेजा ज्यादा, आपने दूसरे देश से कम मंगाया, इसलिए मैंने इसकी ओर मुंह खोला। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा निर्यात किया तो आपके देश में सप्लाई यानी डॉलर की पूर्ति होगी। आपने आयात इतना किया, आपके देश में डिमांड होगी, डॉलर की डिमांड मांगी जाएगी, तो आपका रुपया कमजोर होगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में, जब एक रुपया जो मतलब $1 बराबर 50 है। ठीक है, ये कब है, जब रुपया 50 बराबर $1 है। हमने सपोज ऐसा किया जब रुपया 50 बराबर $1 है। ठीक है, अब हमने ऐसी किसी और के साथ किया, किसी अदर कंट्री के साथ किया, इसी तरीके से व्यापार कर सकते हैं। यदि हम $1 को 49 के इक्वल कर दें, यदि रुपया 49 बराबर $1 कर दिया हमने, $1, ये हमने कैसे किया, हमने ये चेक किया कि हमने अलग अलग राष्ट्र के साथ देखा कि हमारा जैसे अमेरिका के साथ ये था, किसी दूसरे देश के साथ भी तो हमने व्यापार किया होगा, जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, किसी तीसरे के साथ भी किया होगा, तो कहीं ना कहीं किसी केस में ऐसा हुआ होगा कि हम व्यापारिक मुनाफे में रहे होंगे, हमने निर्यात ज्यादा किया होगा किसी राष्ट्र के साथ, आयात वहां से कम किया होगा। जैसे निर्यात ज्यादा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और हम आयात बाहर से मंगाएंगे तो ये जाएगा हमारा। ठीक है, तो किसी कंट्री में हमारा ये ज्यादा हुआ होगा, ये कम, किसी में ये ज्यादा ये कम, उल्टा इधर उधर। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जब हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार किया तो हमारा हमारा रुपया आखिर किस स्तर पे है, कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा, जो भी होगा एवरेज हमने निकाल दिया। जब हम औसत निकालेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रभावी विनिमय दर। ठीक है, आप सिंपली ये समझना प्रभावी विनिमय दर क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरे को बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दो प्रकार लिखो, इसको दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और एक को बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, यानी नीर और रीर बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, नीर और रीर, यानी इसको नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर बोलते हैं, इसको वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, इसको नॉमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं चेक कर लेना है। ठीक है, नॉमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं देख लेना, इसको बोलते हैं दूसरे को रियल वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, इसको नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर। ठीक है, नीर जब होगा बच्चों उसमें किसी राष्ट्र की मुद्रास्फीति, उस देश में कितनी महंगाई है दोनों देशों में। ठीक है, इसमें एक राष्ट्र और उसके साझेदार व्यापारिक राष्ट्रों की मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसमें लिखो राष्ट्रों की मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता, राष्ट्रों की मुद्रास्फीति महंगाई के अंतर को ध्यान में नहीं। ठीक है, पहले वाले में, और इसमें लिखो मुद्रास्फीति का अंतर ध्यान में, राष्ट्रों की मुद्रास्फीति महंगाई का अंतर ध्यान में रखा जाता है। अब ध्यान में रखोगे मुद्रास्फीति का स्तर, तो देखो किसी देश में बहुत ज्यादा महंगी वस्तु है तो फिर आप तो वैल्यू निकालोगे, आप तो ये कह दोगे कि भाई हमने इतने का किया। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो महंगा कितना है, वो वस्तु कुछ नहीं है लेकिन खाली एक महंगा दिखा दिया। वही परमानेंट मेरा एग्जाम्पल मार्कर अगर आप बांग्लादेश में यही क्वालिटी का यही है, सब कुछ इतना ही मटेरियल लगा है, इसको भारत की करेंसी में 500 दिखा दिया, भारत में यही चीज 50 दिखा दिया। अब तो मुद्रा आप ये कह दोगे कि भाई हमने बांग्लादेश से चीजें मंगाई, हमें 50 देना पड़ा है, 500 देना पड़ा, या उसने मंगाई हमें 50 देना पड़ा, 500 देना पड़ा, तो वो पैसे की वैल्यू तो आपकी डिफरेंस दिख गई ना, इतना बड़ा अंतर दिख गया 550 का। बट वास्तविकता में क्या है, कुछ भी नहीं है तो मार्कर ही ना, लेकिन करेंसी में दिखेगा आपको बहुत बड़ा। ऐसा नहीं होता, आप सिंपल सा देखना कि प्रभावी विनिमय दर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इससे बारे में ज्यादा मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, खाली आपके लिए बहुत हैवी हो जाती है। असली प्रश्न आज का जो है मुद्रा की परिवर्तनीयता लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस टॉपिक को। ये बहुत इफेक्टिव टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जो हमारी आज की मेनली क्लास है वो यही है। ठीक है, इकोनॉमी की क्लासेस में तब बंद करूंगा फिलहाल जब तक मेरा विदेशी सेक्टर पूरा नहीं होता। विदेशी सेक्टर में ही IMF, विश्व बैंक, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हेडिंग लिखो मुद्रा की परिवर्तनीयता, हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना,
मुद्रा की परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, यानी इसको बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। ठीक है, मुद्रा की परिवर्तनीयता को इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। ठीक है, परिवर्तनीयता। पहले तो मैं इसको नॉर्मल सा आपको समझाता हूं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। पहले सबसे पहले बेसिकली आपको ये समझना होगा कि ये चीज होती क्या है बच्चों, तब आप इसको लिखोगे। ठीक है, देखो हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड पे जी रहे हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या एक राष्ट्र मल्टीपल कंट्रीज के साथ व्यापार करता है, अलग अलग तरीके से व्यापार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा है, हर राष्ट्र की अपनी अपनी करेंसी है, आप मानते हैं ना। अब आप बताओ, नेपाल की करेंसी लाके भारत में सामान तो खरीदोगे नहीं सीधे, ले भाई दे मुझे ही ले, या मैं अमेरिका डॉलर लाके अपने बगल में कोई दुकान है उसके पास जाके एक अमेरिकी डॉलर दे दूं और कहूंगी मुझे बिस्किट दे दे, तो देगा नहीं ना। बेसिकली यही तो है, सिंपल सा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बच्चों आप जब व्यापार करते हो तो हर किसी की अपनी करेंसी है। तो एक ऐसी करेंसी, कुछ ऐसी करेंसीज का होना बहुत जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ और सहज बनाए, यानी इजी गोइंग हो इंटरनेशनल ट्रेड। जो मुद्राएं हो, जो करेंसी जो सब राष्ट्र में उसको मान्यता प्राप्त हो, यानी हर कंट्री में उसको मान्यता हो, तब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर जाओगे। वरना सोचो कुछ किसी की कंट्री की करेंसी कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, कैसे आप एक जो मान्य करेंसी होगी उसको आप उसके आधार पर आप व्यापार करोगे। तो उसी के बीच कॉन्सेप्ट आए कि मुद्रा को हम परिवर्तनीय बनाएं, यानी कन्वर्टेबल बनाएं। कन्वर्टेबल का मतलब सीधा सा बात है, अगर मैं एक व्यापारी हूं, यानी मुझे कोई चीज है, अगर मैंने व्यापारी हूं, मैंने कोई चीज निर्यात की, किसी देश को भेजी, ठीक है, परमानेंट एग्जांपल मार्कर। ठीक है, मैंने ये मार्कर पकड़ा और ये मार्कर देके मैंने यहां से अमेरिका को सप्लाई करना है। अमेरिका का एक व्यापारी आया, उसको मैंने ये मार्कर भेजना है। ठीक है, अब वो सपोज $1.50 के इक्वल है। अब मेरा ये 50 रुपए का मार्कर है, इसमें एमआरपी 50 लगा है, तो $1.50 के इक्वल होगा। मैंने उसको मार्कर सप्लाई किया, उसने मुझे कितना दिया, 50 रुपए, यानी $1 का उसने मार्कर खरीद लिया। अब इस डॉलर का मैं क्या करूंगा भाई, जब तक मेरे को मतलब ये इंडिया में तो चलेगा नहीं डॉलर, आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो सिंपल सा है, मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जिसको बोलते हैं, जहां पे विदेशी मुद्रा बाजार बोलते हैं उसको। ठीक है, आरबीआई हो या कोई भी संस्था हो उसको देखती है, उससे कहूंगा आप $1 पकड़िए और मुझे क्या दे दीजिए, अपना मेरा रुपया दे दीजिए। तो मैं डॉलर देके 50 रुपए ले लूंगा। ये है कन्वर्टिबिलिटी, यानी मुद्रा की परिवर्तनीयता। अब भारत में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक को बोलते हैं चालू खाता, याद है पढ़ाया था, करंट्स अकाउंट, जिसके अंदर हम दृश्य और अदृश्य व्यापार को रखते हैं, याद है। उसके अंदर दृश्य व्यापार के अंदर वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, या व्यापार जिसको बोलते हैं ट्रेड अकाउंट, और अदृश्य अंदर सेवाओं का व्यापार। इसके अलावा जो एनआरआईज द्वारा भारत में एक तरफा हस्तांतरण किया जाता है, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, करंट्स अकाउंट में। भारत में जो मुद्रा है वो परिवर्तनीय है अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट पे, चालू खाते में। चालू खाते का मतलब आप जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करो, आप आयातक हो, आप निर्यातक हो, एक देश के साथ व्यापार करो, दूसरे के साथ करो, जितना भी आप व्यापार करते हो इजी गोइंग होगा। आप डॉलर लीजिए, आप विदेशी मुद्रा भंडार में जाइए, वहां से अपना रुपया ले लीजिए। या आप एक आयातक हैं, आप बाहर से चीजें मंगाते हैं, तो आप क्या करोगे, आयातक होगे तो सपोज आपको 1000 रुपए की चीज मंगानी है, आप विदेशी मुद्रा बाजार में जाओगे, 1000 रुपए दोगे, 1000 रुपए के इक्वल जितने डॉलर होंगे वहां से आपको डॉलर मिल जाएगा। आप विदेशी व्यापारी से उस डॉलर को देके सामान मंगा लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है, चालू खाते पे। यानी कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। देखो, मैंने आपको चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों पढ़ाया था। पूंजी खाते में क्या होता है, ऐसी खाता जिसमें हम संपत्तियों और देयताओं से संबंधित कार्य करते हैं, यानी संपत्तियों और देयताओं पर जो प्रभावित करता है वो पूंजी खाता होता है। उसमें चाहे आपका कोई संपत्ति का सृजन हो रहा हो, संपत्ति को खत्म करना हो, किसी से उधार ले रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कहां आता है, पूंजी खाते में आता है। ठीक है, तो मुद्रा की परिवर्तनीयता का सीधा सीधा अर्थ है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, उदारीकरण से जुड़ी हुई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मुद्रा के उपयोग को लेकर प्रतिबंधों को ढीला किया जाता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा है, उदारीकरण से जुड़ा है, उदारीकरण से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट लिखो,
से जुड़ा हुआ है, उदारीकरण से जुड़ा है। दूसरा, मुद्रा के उपयोग में क्या दी जाती है, आपको ढील दी जाती है, यानी जो करेंसी है आपकी जो भी है, मुद्रा के उपयोग को लेकर प्रतिबंधों में ढील, मुद्रा के उपयोग को लेकर प्रतिबंधों में ढील, ठीक है, प्रतिबंधों में ढील, यानी जो भी आपकी प्रतिबंध लगाए गए थे सरकार द्वारा उस पर ढील दी जाएगी। वरना बताओ, आप इस देश के अंदर रह रहे हो, यहां तो रुपया मान्य है ना, आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो कैसे करोगे? आप रुपया लेके तो करेगा ही नहीं कोई व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी है तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी आपसे मांगेगा, देगा मुझे, वरना बैठे रहा। पेट्रोल मंगाते हो, आपके देश में तो पेट्रोल होता नहीं है, बाहर से इतना ज्यादा कच्चा तेल या पेट्रोल वगैरह आता है, कहां से दोगे उसको? इतने पूरी एनर्जी देश की उसी पे डिपेंड है, गाड़ियां उसी से चल रही है, हर चीज उसी से हो रहा, कहां से दोगे? रुपया देके मान जाएगा वो ना, वो मांगेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, ताकि उस डॉलर को कमाने के बाद वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर सके, उसका मुनाफा कमाए। पता लगा तेल लेने गए और उसको दे रहे हो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, कहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? वो कहेगा ना, घर बैठे रहे। इसीलिए आपको क्या जाना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा बाजार में जाना पड़ेगा, वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। उसके बाद आपको डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलने के बाद आप उससे चीजें खरीदोगे, तब जाके आपके देश में आएगी। और या आप कोई चीज भेज रहे हो दूसरे देश में, तो जब दूसरे देश में भेजोगे तो वो तो आपको सीधा डॉलर दे देगा, लेकिन भारत में तो चलेगा ही नहीं वो डॉलर, कहां दिखाओगे? तो विदेशी मुद्रा बाजार में जाके डॉलर का पैसा कन्वर्ट करवा के, पैसे में कन्वर्ट करवा के उसको लेके आओगे, ठीक है। मुद्रा के उपयोग को लेकर प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, इसमें ध्यान रखना। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान खाता है, उससे जुड़े हुए लेन देनों के लिए लोगों को स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में बदलने की छूट दी जाती है। मुद्रा की परिवर्तनी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी याद करो। भुगतान खाता जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़े हुए लेन देनों में, बीओपी से जुड़े, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है, से जुड़े लेन देन में स्वदेशी लोगों को, आपके देशी के लोगों को, ठीक है, स्वदेशी जो होते हैं यानी आपके देश के अपने जो लोग हैं, तो लिखो स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में, स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में व विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में बदलने की छूट, स्वदेशी मुद्रा में बदलने की ढील दी जाती है, ठीक है, बदलने की छूट दी जाती है। यानी रुपये की परिवर्तनीयता यानी मुद्रा की परिवर्तनीयता का मतलब पूछेगा तो स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में बदलने की इसमें छूट दी जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, खुलकर विदेशी व्यापार और निवेश को संपत्ति कर सके, निवेश को संपादित कर सके, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, कुछ छूट दी होगी, इससे क्या होगा, विदेशी व्यापार। वरना कैसे होगा विदेशी व्यापार बताओ, जब उसकी करेंसी में, वो तो अपनी करेंसी में मांगे ना, या अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। विदेशी व्यापार व निवेश को संपादित करने में सफलता मिलेगी, निवेश को संपादित, यानी संपादित का मतलब निवेश करेगा कहीं पे, ये होता है मुद्रा की परिवर्तनीयता। अब हमने ये चेक करना है भारत में रुपये की परिवर्तनीयता की क्या कंडीशन है। ये तो बेसिकली हो गया, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता क्या है, कौन से अकाउंट में भारत में रुपया परिवर्तनीय है, क्या चालू खाते में परिवर्तनीय है या फिर पूंजी खाते में, दो खाते होते हैं, मैंने बीओपी से संबंधित पढ़ाया था, ठीक है। देखो भारत में रुपये की परिवर्तनीयता, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इन इंडिया, ठीक है, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, अगस्त 1994 में भारतीय रुपये को चालू खाते पर परिवर्तनीय, यानी अगस्त 1993 मतलब 1993 में आरबीआई ने निर्णय लिया और अगस्त 1994 से भारत में रुपया चालू खाते में परिवर्तनीय है। भारत में रुपया चालू खाते में परिवर्तनीय, अगर क्वेश्चन आता है भारत में किस खाते पर रुपया परिवर्तनीय है, तो भारत में रुपया चालू खाते में परिवर्तनीय है, ठीक है। और ये सब पढ़ा रखा है कि चालू खाता क्या होता है क्या नहीं होता, परिवर्तनीय है। अब चालू खाता याद रखो, चालू खाते में हम लोग क्या रखते थे, वस्तु और सेवाओं का व्यापार, याद आया आपको, वस्तु प्लस सेवा का व्यापार जो रखते हैं, इसी में दृश्य और अदृश्य व्यापार,
या अनुदान भी मैंने इसी में रखवाया था, या मैंने आपसे कहा था वस्तु सेवा का व्यापार, कोई ग्रांट से मिल रहे बाहर से अनुदान, या विदेशों से एक तरफा हस्तांतरण हो रहा है जैसे एनआरआई वगैरह देते हैं, विदेश से एक तरफा हस्तांतरण, ये सब इसी के अंदर आता है, एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। और मैंने ये कहा था इसको विजिबल बोलते हैं वस्तु, क्योंकि वस्तुएं दिख रही हैं आपका व्यापार, सेवाओं को व्यापार को अदृश्य इनविजिबल, ठीक है, आदि। ये जो बच्चों ये जो व्यापार है, ये आप क्या करोगे, सीधे इस खाते पे जितना भी आपका व्यापार होता है आप कन्वर्ट कर दोगे। लाइक आपको कोई वस्तु, फिर एग्जाम्पल परमानेंट मार्कर, ठीक है, आपको इस मार्कर को, चलो छोड़ो इस बार मार्कर हटाओ, इस घड़ी को, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु क्यों है, वस्तु को आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं, आप छू सकते हैं उसको, आप देख सकते हैं उसको, इसी को तो वस्तु बोलोगे ना। सब चीज वस्तु है, आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, वो वस्तु है, एक सामने कैमरा लगा है वस्तु है, पंखा चल रहा है वस्तु है, हर चीज वस्तु है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर जिसका है। तो आप वस्तुओं का व्यापार कर रहे हो, आपने इसको बेचना है, 50 रुपए का मार्कर है और $1 बराबर 50 रुपए है, तो आप 50 रुपए का मार्कर लेके गए विदेशी व्यापारी के पास, उसने उससे कहा ले भाई मार्कर दे, वो क्या देगा आपको, रुपया तो देगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होगा, डॉलर में ही तो होगा, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो उसने आपको $1 दे दिया, आप खुश हो गए कि मैं $1 कमा के लाया हूं, आप व्यापारी हो। अब इस $1 की वैल्यू तो कागज के टुकड़े के बराबर है भारत में, जब तक कि वो आप कन्वर्ट नहीं करोगे। आप नॉर्मल दुकान, एक होलसेलर या रिटेलर के पास जाओगे, वो तो कन्वर्ट करेगा नहीं, आपको सीधे उस डॉलर को लेके विदेशी मुद्रा भंडार में जाना पड़ेगा, चाहे वो आरबीआई के पास हो, कहीं भी हो, वहां जाओगे, फॉर्म भरोगे, उसको दोगे डॉलर, उसके बदले जितना जो आपका एक्सचेंज रेट होगा उतना आपको वो देगा, चाहे $1 बराबर 50 है तो 50 रुपया दे देगा, तो आप 50 रुपये लेके आगे, आप खुश हो गए, वस्तु का व्यापार। तो इजीली सेवा के व्यापार पे आप ऐसा ही कर सकते हो। सेवा मतलब आपने कोई यहाँ बाय एयर सर्विस दी, भारत से एयर इंडिया चलाया, कुछ दिया, तो जब एयर इंडिया वगैरह चलाया, तो एयर इंडिया जिस समय आप यहाँ से उड़ाओगे तो आपको क्या देगा, वो या तो रुपया देगा एयर इंडिया वाला, विदेशी है तो डॉलर देगा, जैसा भी होगा, जो भी किया आप कन्वर्ट करोगे उसको अपनी देश की करेंसी में, ठीक है, या आप विदेशियों की सेवा ले रहे हो तब भी आप उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई अनुदान आ रहा, विदेशी पैसा भेज रहा अमेरिका से, रुपये में तो देगा नहीं आपको, वो डॉलर ही तो भेजेगा ना आपके अकाउंट्स में, तो डॉलर भेजेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा। अब आपको एक एग्जाम्पल सिंपल सा बताता हूँ, जैसे कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, कई कुछ चलाते हैं, तो वो जैसे यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप कर लिया, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप कर लिया, जो भी है, तो यूट्यूब उनको अगर पैसा देगा तो वो पैसा देने का मतलब है वो रुपया थोड़ा ना भेजेगा, वो वहां से डॉलर कन्वर्ट भेजेगा, डॉलर आरबीआई से जाके कन्वर्ट होंगे उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अपने आप में ये जो व्यापार है बच्चों, ये इजिली क्या है, अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारत में अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपया क्या है, परिवर्तनीय है। जितना भी व्यापार चालू खाते में होता है, बस लोगों को ये सुविधा होती है डॉलर को रुपये में, रुपये को डॉलर में वो कन्वर्ट कर सके, ठीक है, इजीली कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखा, ये जो है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुच्छेद 8 है, उसके मानकों को पूरा करता है। स्पष्ट है कि भारतीय रुपये की चालू खाता परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, ठीक है। ये जो चालू खाते में है परिवर्तन, देखो ये लिखो आईएमएफ की के अनुच्छेद 8 के मानक पूरे होते हैं इससे, भारत के अनुच्छेद 8 में ध्यान रखना के मानक पूर्ण होते हैं इससे। कभी पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के किस अनुच्छेद के तहत भारत में रुपया जो है चालू खाते में परिवर्तनीय है, अनुच्छेद 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको शर्त को पूरा करता है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जो चालू खाते पे परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, लिखो ये भारत में जो चालू खाते, भारत में रुपये की चालू खाते पे परिवर्तनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की, इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब आता है दूसरा पूंजी खाता। भारत में पूंजी खाते पे रुपया जो है बच्चों परिवर्तनीय आंशिक रूप से है या चयनात्मक रूप से है। ध्यान से रखना, भारत में जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाते में क्या आता है, मैंने बताया था, संपत्ति का अर्जन, संपत्ति को बेचना, इसके अलावा देयताओं का कम करना, देयताओं को बढ़ाना, ये जितनी भी चीजें कैपिटल अकाउंट में आता है, पढ़ा रखे, उस पे जो रुपया है या जो करेंसी है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा नहीं है, चयनात्मक रूप से, सेलेक्टिवली है, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा अलग अलग है। अब कॉमन सेंस सोचो, आपके देश में जमीन है, आप कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन का, ठीक है, अब वो डॉलर में तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, तुरंत भारत में आएगा, उतना डॉलर आरबीआई को देगा, उतना अपने आप में पैसा खरीदेगा, उसको जमीन में लगा दे, यही तो हुआ ना।
अब भारत में अगर ऐसा ही कर देंगे, ऐसा तो ये पूरे के पूरे भारत के मार्केट को ही खरीदेंगे विदेशी। पूंजी खाते ना, पूंजी से संबंधित चीजें हैं तो ये भारत में कन्वर्ट करेंगे और उसको उससे जमीन खरीद लेंगे या उसको इन्वेस्ट कर लेंगे। तो भारत में पूंजीगत मामले जितने होते हैं जिसका हम डिटेल पूंजी खाते में रखते हैं, उसमें रुपये की परिवर्तनीयता हमने सेलेक्टिवली की है, चयनात्मक रूप से की है, संपूर्ण क्षेत्र में नहीं की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, पूंजी खाते का जहां तक पूंजी खाते का संबंध है, भारतीय रुपया चयनात्मक रूप से परिवर्तनीय है। लिखो पूंजी खाते में भारतीय रुपया, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, उसमें तो पूर्ण रूप से है, ठीक है। देखो पूंजी खाते में भारतीय रुपया चयनात्मक रूप से परिवर्तनीय है। पूंजी खाते में ये सब पढ़ाया है, ठीक है। भारतीय रुपया चयनात्मक, सेलेक्टिव, चयनात्मक रूप से परिवर्तनीय है। चयनात्मक रूप से क्या है, परिवर्तनीय है। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। सेलेक्टिव रूप से वो क्यों है, बेसिकली क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र में विदेशी पूंजी के संदर्भ में अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र में, पूरा लिखना, भारत में अलग अलग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा, निवेश की सीमा, फॉरेन इन्वेस्ट, ठीक है, सीमा अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, यानी सेम नहीं है सीमा, अलग अलग है। जैसे आपने सोचा डिफेंस सेक्टर में होगा कि कितना फॉरेन इन्वेस्ट आप ले सकते हो, विदेशी कितना डिफेंस सेक्टर में आ सकते हैं, रिटेल सेक्टर में आ सकते हो, रिटेलर वगैरह होते हैं उसमें अलग सीमा है, टूरिज्म में अलग है, हर चीज में अलग अलग सीमा है। तो चयनात्मक रूप से, सेलेक्टिव रूप से हमने परिवर्तन ही किया, हमने कंप्लीटली परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। अलग अलग सीमा है, पूंजी खाते के संदर्भ में अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई, ठीक है। भारत, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा अलग अलग है। विदेशी निवेश की कहां पे सीमा, पूंजी खाते में लिख देना, इसके ब्रैकेट में, कंफ्यूज मत करना है, ठीक है। जो पूंजी खाते में आपका पैसा आएगा उसमें किस क्षेत्र में वो पूंजी खाते में लगाना है, उसकी सीमाएं क्या है, अलग अलग निर्धारित की गई है। शर्तों को लेकर जितने भी शर्तें हैं आपके, शर्त भी अलग अलग हैं, अंतर है, और इक्विटी और ऋणों को लेकर भी अंतर है। एक तो देखो अलग अलग, दूसरा शर्त अलग अलग है, हर जगह शर्त अलग अलग, शर्त जो है अलग अलग, क्योंकि विदेशी निवेश करोगे तो शर्तें लगाओगे, ठीक है। और इक्विटी के ऋण या ऋण की सीमा भी अलग अलग है, ठीक है। इक्विटी और ऋण को लेकर भी अंतर है। लिखो जो शेयर होते हैं, शेयर कॉमा ऋण को लेकर भी अंतर, अलग, ऋण भी कितना ले सकते हो ये भी अंतर है, ठीक है, ऋण भी अंतर। अब आपने कहा मुझे भारत में यहाँ पे इस जगह पे इन्वेस्ट करना है और मैं ऋण लेना चाहता हूँ, उसकी भी सीमा निर्धारित की है, खाली थोड़ा ले लोगे ऋण। ऐसे तो आप अपने पूरे देश को जो है विदेशों के भरोसे छोड़ दोगे, वही निवेश करें वही करें तो आपका तो पूरा कन्वर्ट होगा ना। भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है, वो जानते हैं भारत की स्थिति क्या है, भारत किस टाइप की कंट्री है, तो विदेशियों को पूंजी खाते पे, पूंजी खाता तो कैपिटल से संबंधित, वस्तु सेवा तो चलो हमने पूर्ण बना दिया, भाई आप वस्तुएं ले जाओ हम देंगे, आप ले जाओ, जो होता है व्यापार करने, लेकिन पूंजी खाते पे नहीं होगा। पूंजी खाता किस चीज से संबंधित है, संपत्तियों से संबंधित है, शेयर से संबंधित है, तो उनमें क्या होगा, पता लगा आपको नुकसान हो गया, आपका पूरा बिक गया, तो ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं की जाती। इस चीज को ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। इसके आगे आप लोग देखिए, अब लिखो भारतीय अकाउंट की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, भारतीय रुपये की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। हेडिंग लिखो भारतीय रुपये की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता, हिंदी में लिखना पूंजी खाता परिवर्तन है, ठीक है। देखो भारत में किस खाते पे बनाया गया है, चालू खाते पे बनाया गया है, ठीक है। और पूंजी खाते भी उसे पूरी तरह से परिवर्तनीय कर दिया जाए, कई बार ऐसा आता है जैसे चालू खाते पे वैसे पूंजी खाते पे कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें इस संबंध में एक तारापोर समिति थी, उसको 2 बार गठन किया गया था बच्चों, एक 1996 में, एक 2007 में। 1996 और 2007 में गठन किया था। 1997 देखो ऐसा मतलब चर्चा क्या चलती है, चर्चा चलती है, क्या चलती है, भारत में चालू खाते की तरह रुपये को, चालू खाते की तरह रुपये को पूंजी खाते पे परिवर्तनीय कर दिया जाए, परिवर्तनीय कर दिया जाए, ठीक है, परिवर्तनीय कर दिया जाए, परिवर्तनीय कर दिया जाए, ये चर्चा चलती है, ठीक है। आप भारत में जो है पूंजी खाते की तरह मतलब रुपये को पूंजी खाते में परिवर्तनीय कर दिया जाए, तो इसके संबंध में एक कमेटी बनी थी, तारापोर समिति, तारापोर समिति, इसका गठन 2 बार किया गया था। तारापोर समिति एक बनी थी 1996 में और एक बनी थी 2007
2006 में, ठीक है, 2006-2007 के आसपास बनी थी। तो तारापुर समिति का संबंध इसी से था। तारापुर समिति से कहा था कि क्या भारतीय रुपये को पूंजी खाते पे कन्वर्ट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, आप इसके बारे में रिकमेंड किया। 1996 में गठित किया, तो 1997 में क्या हुआ बच्चों, तो थाईलैंड का इलाका है या दक्षिण पूर्वी एशियाई आर्थिक संकट हो गया, तो इसने क्या कर दिया, वो प्लान कैंसिल कर दिया। और 2007 में अमेरिकी संकट के कारण इसने फिर से वो जो है अपने आप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो कर दिया कैंसिल, ठीक है। ये दोनों ही मिशन जो है मतलब इसकी रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाई, क्योंकि लागू क्या, 1996 में जब इसका गठन किया कि आप ये बताइए कि भारत में पूंजी खाते पे हम रुपये को कन्वर्ट करें या नहीं करें। अब आप नॉर्मल सोचो ना, आप कह रहे हो कि सर पूंजी खाते में कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, एक बार ये तो बता दो, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, पूंजी खाते में कौन सी चीजें आती हैं, चाहे आप विदेशी निवेश हो या कुछ भी हो, ये सब आता है, ठीक है। जब अचानक ऋण वगैरह, शेयर, इक्विटी, इसमें क्या होगा, जैसे कोई आप हो, आपने क्या किया, आपको विदेश में संपत्ति खरीदनी है, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से जो रुपया है क्या बहुत ज्यादा, उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे आरबीआई से मांग के, या ठीक है, उस डॉलर को आप विदेश में जाके इन्वेस्ट कर आओगे। तो आपके देश से क्या हो गया, डॉलर तो निकल गया ना बाहर, डॉलर निकल गया बाहर, तो आपके देश में क्या हो गया, रुपया कमजोर पड़ गया, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी ना बच्चों, समझो डॉलर मजबूत हो जाएगा, जितना मांगोगे उसको उतना उसकी पावर बढ़ेगी, जितना उसको वो करोगे साइड रखोगे उतना वो घटेगा, तो रुपया मजबूत होगा। यही होता है। और उल्टा इसका, जैसे आपके देश में कोई चीज है, आपके जो कैपिटल, आप संपत्ति है, कोई संपत्ति है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कोई विदेशी खरीदना चाहता है, अब वो डायरेक्ट खरीदेगा तो नहीं कि ले भाई तो कोई पैसा ले, डॉलर पकड़ ले, उसको भारत में आना पड़ेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा या सरकार के पास जाएगा, उतने डॉलर जितनी की वो संपत्ति होगी उतना डॉलर देगा वो, ठीक है, उसके बाद उसको रुपया मिलेगा तब जाके वहां इन्वेस्ट करेगा। तो भारत में ये कंप्लीटली लागू है ही नहीं, भारत में ये आंशिक रूप से कुछ ही क्षेत्र में लागू है, वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस समिति का गठन किया और इसने क्या बताया, इसने एक डेफिनेशन दी, ठीक है। इसने कहा स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में, इसने क्या कहा, देखो ऐसे लिखो, स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों को स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में, व विदेशी वित्तीय संपत्तियों को स्वदेशी वित्तीय संपत्ति में, स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों में, ठीक है। यानी स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्ति में और विदेशी वित्तीय संपत्तियों को स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों में, अगर आप बदलने की छूट को ही विदेशी संपत्तियों में बदलने की छूट लिखो, विदेशी बदलने की छूट, इसी को क्या बोलते हैं, पूंजी अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। यानी पूंजीगत खाता, मतलब रुपये की पूंजी परिवर्तनीयता, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, सीएसी, यानी कैपिटल अकाउंट पे कन्वर्टिबिलिटी, यानी पूंजी खाता परिवर्तनीयता। स्वदेशी संपत्तियों को विदेशी संपत्तियों में, विदेशी संपत्तियों को स्वदेशी संपत्तियों में अगर आप कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाते हो, इसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब मेन चीज आता है कि स्वदेशी वित्तीय संपत्तियां क्या हैं, विदेशी वित्तीय संपत्तियां क्या हैं। कोई भी एक ऐसी चीज स्वदेशी वित्तीय संपत्ति या विदेशी वित्तीय संपत्ति हो, उसका सीधा सीधा मतलब है, इसको क्या कहा जाता है स्वदेशी वित्तीय संपत्ति को, यदि आप नॉर्मली जो विदेशी संपत्तियां हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आय अर्जन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज, चाहे इक्विटी खरीद रहे हो, ऋण ले रहे हो या ऋण दे रहे हो, ये सब संपत्तियां हैं, ठीक है, विदेशी संपत्तियां जो आय का सृजन करती हैं बेसिकली, यानी आपको जिससे रिटर्न मिलता है। वित्तीय संपत्तियां क्या होती हैं, बेसिकली वित्तीय संपत्तियां जो आपको पैसे में रिटर्न देती हैं, वही तो हुआ वित्तीय संपत्तियां। इसका क्या होगा, पैसे में रिटर्न देंगे, जो पैसे या रुपये में रिटर्न देंगे, जो ठीक है, रिटर्न देंगे, जो आपको अपने आप को मुनाफा देंगी, वापस करेंगी। तो अगर आप ऐसा करने में कैपेबल हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो वित्तीय संपत्तियों को अगर पैसे में अगर रिटर्न वगैरह होती है तो वो बेसिकली है। तो इसने क्या कहा, अगर आप स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में, वो विदेशी वित्तीय संपत्तियों को स्वदेशी वित्तीय संपत्तियों में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो, तो ये सिंपल सा बात है, ये अपने आप में क्या कहलाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि वित्तीय संपत्ति क्या होती है सर, ऐसी प्रॉपर्टी जो पैसे में रिटर्न देती है, वित्तीय संपत्ति कहलाती है, ठीक है, ऐसी संपत्ति जो पैसे में रिटर्न देती है। अब मैं आपको इसको और इजीली समझाता हूं। देखो होता क्या है बच्चों, हम लोगों के वहां
विदेशी निवेशक अगर आए तो भारतीय वित्तीय संपत्ति चाहे शेयर हो, बॉन्ड हो, उसको खरीदेंगे और घरेलू नागरिक विदेशी वित्तीय संपत्तियों को खरीदेंगे। ऐसी स्वतंत्रता ये लोग चाहते हैं। नॉर्मल सा है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का मतलब है कि विदेशी लोग आपके देश में आए, आपके देश में आके आपके देश से शेयर खरीदें, आपके देश के बॉन्ड खरीदें, और ऐसे नहीं कि डॉलर देके खरीदेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो खरीदेंगे। अब बताओ, बॉन्ड खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, तो मालिकाना हक किसका हो जाएगा? अगर ज्यादा खरीदेंगे राजा तो वो बन जाएंगे। और आपके देश के लोग भी विदेशों में ऐसा कर सकते हैं। होने को सरकार का प्लान है कि इसको भी हम कंप्लीटली कन्वर्ट करें, लेकिन भारत सरकार थोड़ा सा घबरा जाती है, हेजिटेट हो जाती है। क्यों? पता लगा भारतीयों के पास कम पैसा है क्या? भारतीयों के पास भी तो बहुत पैसा है। पता लगा यहाँ से विदेश में संपत्ति खरीदने का प्लान बनाया भारतीयों ने, तो संपत्ति विदेश में रुपये में तो मिलेगी नहीं, कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई का जितना अपना रुपया होगा उसको डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, डॉलर का यहाँ से क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। डॉलर का सप्लाई करेंगे तो आपके देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो जाएगी तो आपके देश में रुपया कमजोर पड़ जाएगा। तो आपको पता है रुपया कमजोर, रुपया मजबूत से क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसी तरीके से विदेशियों के आने से देखो कन्वर्ट होगा तो फायदा भी है, नुकसान भी है। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप सिंपल सा समझना, कंफ्यूज मत करना कि जो भी कैपिटल अकाउंट मैंने बढ़ाया है, जिसमें हम आप इसको ऐसे समझो, सब निकाल दो दिमाग से। पूंजी खाता पढ़ाया मैंने आपको, उसमें क्या क्या होता है? जिसमें देयताओं का से संबंधित होती है, या आप विदेशियों से संपत्तियों के अर्जन वगैरह, या देश में संपत्ति और देयताओं से संबंधित जो अकाउंट्स होते हैं उसमें होते हैं। अब उसमें कन्वर्ट करने की बात करते हैं। इसका मतलब विदेशी विदेश में, मतलब भारतीय लोग विदेश में जाके परिसंपत्तियों को खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। विदेशी लोग भारत में आके कर सकते हैं, लेकिन ये कितना % करेंगे, क्या करेंगे, ये सीमा निर्धारित की है हमने। कहीं कहीं ऐसे सेक्टर हैं जहां विदेशियों को अलाउ किया है, वरना हर सेक्टर में नहीं है। ऐसे तो हम डिफेंस में कह देंगे कि कंप्लीटली विदेशी आ जाएं, तो विदेशी तो पता नहीं हथियार कैसे बना दें, वो तो देश की सुरक्षा का मामला है ना। तो आप सिंपल सा समझना कि भारत में चालू खाते पे जो है हमारा रुपया कन्वर्ट होता है, पूंजी खाते पे बहरहाल हमने आंशिक रूप से रखा है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको FDI पढ़ाऊंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।